हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया है। तो चलिए, अभी तक आपने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा, इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन पढ़ा। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है, इसमें अपना लोग पहला ख़त्म कर चुके हैं इंडक्टिव इफेक्ट। आज अपना लोग का ये दूसरा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट या इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट किए हैं, रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस का आज पहला लेक्चर है और इसको भी अपना लोग उतने ही बढ़िया से समझेंगे। ठीक है, इसको भी अपना लोग बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए, अपना लोग इंडक्टिव इफेक्ट में जो पढ़े थे वहाँ पर क्या पढ़े थे? वहाँ पर अपना लोग पढ़े थे कि पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। क्या पढ़े थे वहाँ पे अपना लोग? वहाँ पर अपना लोग क्या पढ़े थे? पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ या पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्या पता चला था कि इंडक्टिव जो खेल है वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन का खेल है। इंडक्टिव किसका खेल है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, वहीं पर ये जो अपना रेजोनेंस है, ठीक है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट भी है। अगर आपको रेजोनेंस नहीं आया तो समझ लीजिए कि आपको ऑर्गेनिक नहीं आया, क्योंकि ऑर्गेनिक को सीखने के लिए रेजोनेंस बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, इसको आप बैकबोन मान सकते हैं ऑर्गेनिक का। ठीक है, तो इसको ऑर्गेनिक सीखने के लिए आपको रेजोनेंस सीखना बहुत ही ज़रूरी है। तो रेजोनेंस आप बहुत ही अच्छे तरीके से सीखोगे। ठीक है, चलिए, तो जिस तरह से अपना लोग जानते हैं कि इंडक्टिव खेल है किसका? सिग्मा इलेक्ट्रॉन का, उसी तरह रेजोनेंस खेल है किसका? पाई इलेक्ट्रॉन का। आज के बाद आप याद रखोगे कि रेजोनेंस खेल है पाई इलेक्ट्रॉन का। इन सब बातों को अपना लोग समझेंगे भी। ठीक है, तो चलिए, अब अपना लोग रेजोनेंस को समझते हैं कि रेजोनेंस क्या होता है। तो रेजोनेंस को समझने के लिए आपको दो डिफिनेशन समझना बहुत ही ज़रूरी है। एक तो रेजोनेंस का ओल्ड डिफिनेशन, और इसके बाद ही आपको बताएंगे रेजोनेंस का न्यू डिफिनेशन। ठीक है, तो चलिए इस ओल्ड डिफिनेशन को समझते हैं। ठीक है, तो उससे पहले आप एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिए। जो अपना लोग जो अभी तक जानते हैं कि ये जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, तो इसका कार्बन कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है उसका बॉन्ड लेंथ कितना होता है? 1.54 एंगस्ट्रॉम यूनिट। कितना होता है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कितना होता है? 1.54 एंगस्ट्रॉम यूनिट। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कितना होता है? कार्बन कार्बन के बीच में जो ये डबल बॉन्ड है इसका बॉन्ड लेंथ कितना होता है? तो 1.34 एंगस्ट्रॉम यूनिट। वहीं पर ट्रिपल बॉन्ड जो है कार्बन कार्बन के बीच में, तो इस ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कितना होता है? 1.20 एंगस्ट्रॉम यूनिट। इस बात को आप लोग याद भी रखिएगा। मतलब अगर हम जनरली बात करें यहाँ पर, जनरली अगर अपना लोग बात करें बॉन्ड लेंथ का, बॉन्ड लेंथ का, तो अपना लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो है वो ज्यादा है। फिर क्या है? डबल बॉन्ड, ये लेंथ वाइज बात कर रहे हैं अपना लोग। और लास्ट में आता है क्या चीज? ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, लेंथ वाइज सबसे ज्यादा होता है सिंगल बॉन्ड। ठीक है, लेंथ सबसे ज्यादा किसका है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का। और सबसे कम किसका है? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का। अब एक बात आप लोग जानते हैं कि बॉन्ड लेंथ, क्या बोल रहे हैं? बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी जो होता है वो इन्वर्सली रिलेटेड है। इस बात को आप लोग को पता भी है और आप लोग याद भी रखिएगा कि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी जो होता है वो इन्वर्सली रिलेटेड होता है। ठीक है, जहां सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है यहाँ पर इन तीनों में, वहीं पर बॉन्ड एनर्जी कम है। बॉन्ड लेंथ ज्यादा तो बॉन्ड एनर्जी कम, तो बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा किसका हो गया? ट्रिपल बॉन्ड का। ठीक है, चलिए, इतना बात आपको पता चल गया कि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी क्या होता है? इन्वर्सली रिलेटेड होता है। चलिए, अपना लोग अब रेजोनेंस के ओल्ड डिफिनेशन को समझने के लिए अपना एक प्यारा सा कंपाउंड लेते हैं। कौन? बेंजीन। कौन? बेंजीन। तो चलिए, अपना एक प्यारा सा कंपाउंड ले लिए। कौन सा? बेंजीन। ये है अपना प्यारा सा कंपाउंड बेंजीन। ठीक है, चलिए, ऑर्गेनिक का ये सबसे प्यारा कंपाउंड है बेंजीन। चलिए, तो बेंजीन ले लिए।
अब कोई बोलेगा, एक बच्चे की तरह सोचिए कि जैसे मान लीजिए कोई बोला क्या जो बेंजीन ऐसे लिखे, तो दूसरा क्या बोलेगा, नहीं बेंजीन हम ऐसे नहीं लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, जहाँ पर डबल बॉन्ड है वहाँ पे हम सिंगल बॉन्ड दे दिए, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। कोई बोलेगा क्या जो नहीं बेंजीन हम ऐसे नहीं ऐसे लिखेंगे, ठीक है। चलिए बेंजीन अब लिख लिए, ये किसका स्ट्रक्चर है, बेंजीन का। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, सिंगल बॉन्ड। तो अब आप एक बात बताइए कि यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है, ये जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कितना होता है बताइए, डबल बॉन्ड का 1.34 एंगस्ट्रॉम यूनिट, ठीक है। सिंगल बॉन्ड का, ये सिंगल बॉन्ड है ना, तो सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कितना होता है, 1.54 एंगस्ट्रॉम यूनिट। सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कितना होता है, 1.54 एंगस्ट्रॉम यूनिट। अच्छा, इसमें अगर देखें तो ये डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कितना होता है, 1.34 एंगस्ट्रॉम यूनिट। ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड का कितना होता है, 1.54 एंगस्ट्रॉम यूनिट। ये डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड का कितना होता है, 1.34 एंगस्ट्रॉम यूनिट। चलिए इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बट इन रियलिटी, ध्यान दीजिएगा, बट इन रियलिटी, ठीक है, बट इन रियलिटी ऑल बॉन्ड्स इन, ठीक है, कार्बन कार्बन जो जितना भी यहाँ पे बेंजीन में कार्बन कार्बन बॉन्ड जो होता है उसका बॉन्ड क्या, बॉन्ड लेंथ क्या होता है, सेम होता है। बट इन रियलिटी यहाँ पर जो बेंजीन में कार्बन कार्बन का जो बीच का बॉन्ड है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आप, रियल में ऐसा नहीं होता, रियल में ये डिफरेंट नहीं होता। यहाँ पर ये बॉन्ड लेंथ आ गया 1.34 एंगस्ट्रॉम यूनिट, ये आ गया 1.54 एंगस्ट्रॉम यूनिट। लेकिन रियलिटी में होता क्या है कि ऑल बॉन्ड्स, ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड इन बेंजीन, ऑल, but in reality all carbon carbon bond in benzene are equal and equal to 1.39 एंगस्ट्रॉम यूनिट। कितना होता है, 1.39 एंगस्ट्रॉम यूनिट होता है। तो अब आप बताओ कि यहाँ पर तो डिफरेंट दिख रहा है, यहाँ पर भी डिफरेंट दिख रहा है, सारा बॉन्ड लेंथ एक जैसा तो दिख नहीं रहा है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, कोई छोटा है कोई बड़ा है। मतलब यहाँ पे डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, मतलब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड लेंथ दिख रहा है। यहाँ पर भी आपको डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड लेंथ दिख रहा है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, नहीं। लेकिन रियलिटी में क्या होता है, ऑल बॉन्ड्स क्या होता है, इक्वल होता है, और उसका लेंथ क्या होता है, 1.39 एंगस्ट्रॉम यूनिट होता है। तो एक बात बताइए आप कि अगर यहाँ पर हम देखें, ठीक है, तो क्या ये बेंजीन के प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। क्या ये स्ट्रक्चर बेंजीन के प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि बेंजीन में क्या होता है, सारा बॉन्ड इक्वल होता है। एक्सपेरिमेंट से पता चला कि बेंजीन में सारा बॉन्ड क्या होता है, इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पर तो डिफरेंट है, ठीक है। तो देखिए इसी चीज को समझाने के लिए, ठीक है, अपना लोग क्या इंट्रोड्यूस किए, रेजोनेंस, ठीक है, क्या इंट्रोड्यूस किए, रेजोनेंस। तो देखिए अगर अपना लोग देखे कि बेंजीन में तो सारा बॉन्ड क्या होता है, इक्वल होता है, तो हम क्या करेंगे, पहले ये बना देंगे। चलिए बना दिए। अब ध्यान दीजिए, अब अपना लोग को सारा बॉन्ड इक्वल करना है ना, तो अब देखिए क्या हो रहा है कि ना तो ये एक्सप्लेन कर पा रहा है और ना ही ये एक्सप्लेन कर पा रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, बेंजीन के प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों का कंट्रीब्यूशन लेंगे। जैसे कि डिफिनेशन कह रहा है, डिफिनेशन को आप ध्यान दीजिए, डिफिनेशन क्या कह रहा है कि व्हेन एनी वन स्ट्रक्चर इज नॉट एबल टू, ध्यान दीजिएगा बातों पे, व्हेन एनी वन स्ट्रक्चर इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन
क्या चीज को? ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड, ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड। बोल रहा है कि अगर कोई एक स्ट्रक्चर कंपाउंड के सारे प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन न करे, ठीक है, देन टू और मोर सच स्ट्रक्चर्स, देन टू और मोर सच स्ट्रक्चर contribute to form a final structure, contribute to form a final structure। अच्छा, कंट्रीब्यूट करेगा तब क्या होगा? which explain the properties of the compound, जो कंपाउंड के प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करेगा। क्योंकि अभी तो अपना लोग देख रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर हो या फिर ये स्ट्रक्चर हो, बेंजीन के प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो अपना लोग क्या करेंगे, इन दोनों के कंट्रीब्यूशन से एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे जो क्या करेगा, बेंजीन के सारे प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर देगा। क्या कर देगा? बेंजीन के सारे प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर देगा इन बेस्ट पॉसिबल वे, ठीक है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके बेंजीन के, वो चाहे फिजिकल प्रॉपर्टी हो, केमिकल प्रॉपर्टी हो, वो क्या कर दे, एक्सप्लेन कर दे, ठीक है। तो यहाँ पर जो अपना लोग क्या देख रहे हैं कि इन दोनों के कंट्रीब्यूशन से ये बना रहे हैं, तो इसको बोलेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बोलेंगे? रेजोनेंस हाइब्रिड। और ये रेजोनेंस हाइब्रिड जिसके कंट्रीब्यूशन से बना है, किसके कंट्रीब्यूशन से बना है? इन दोनों के कंट्रीब्यूशन से। तो इन दोनों को बोलेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कंट्रीब्यूशन से जो बनेगा उसको रेजोनेंस हाइब्रिड बोलेंगे, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आया? वही यहाँ पे लिखा हुआ है क्या चीज कि देखिए, द इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्स आर नॉन एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। द इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्स आर नॉन एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या फिर कैनोनिकल फॉर्म, एंड द फाइनल स्ट्रक्चर, ये जो अपना बन रहा है फाइनल स्ट्रक्चर, इज नॉन एज रेजोनेंस हाइब्रिड। और ये होल फेनोमेना जो है, जिस फेनोमेनन में अपना लोग क्या कर रहे हैं, इन दोनों के कंट्रीब्यूशन से ये बना रहे हैं, इस होल फेनोमेना को क्या बोलते हैं? रेजोनेंस, ठीक है। तो चलिए अब अपना लोग रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने का कोशिश करते हैं। एक बच्चे की तरह अगर अपना लोग सोचे तो ध्यान दीजिए, जहां यहाँ पे डबल बॉन्ड है, वहीं पर इस स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो अपना लोग जो फाइनल स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसमें जो कंट्रीब्यूशन होगा इन दोनों का होगा, ना तो कंप्लीट बात इसका चलेगा, ना कंप्लीट बात इसका चलेगा, बात दोनों का चलेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, जहां डबल बॉन्ड है यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो हम ना तो डबल बॉन्ड देंगे और ना ही सिंगल बॉन्ड देंगे, हम इसको पार्शियल डबल बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ना तो डबल ना सिंगल, क्या करेंगे? पार्शियल डबल बॉन्ड। देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड, वहीं पर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, तो ना तो डबल बॉन्ड देंगे ना सिंगल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड। अब देखिए, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो ना तो डबल बॉन्ड देंगे ना ही सिंगल बॉन्ड, तो क्या करेंगे? पार्शियल डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो क्या करेंगे अपना लोग? पार्शियल डबल बॉन्ड। देखिए, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो पार्शियल डबल बॉन्ड। मतलब अपना लोग क्या कर रहे हैं, ना तो सिंगल बॉन्ड डाल रहे हैं ना ही डबल बॉन्ड डाल रहे हैं, दोनों के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड। और ऐसा डॉट डॉट करना अपना लोग को थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अपना लोग तो आलसी ठहरे, तो क्या करेंगे? सिंपल सा ऐसे बनाएंगे और गोला पार देंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ये जो है इसको क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या फिर क्या बोलते हैं? कैनोनिकल फॉर्म्स, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। लेकिन यहां से एक चीज समझ में नहीं आया कि आखिर यहां पर क्या हुआ जो अपना लोग ये बनाती है। नहीं, मतलब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये भी समझ में नहीं आया।
ठीक है। तो इन्हीं सब चीज़ों को समझने के लिए अपना लोग इंट्रोड्यूस करेंगे रेजोनेंस के न्यू डिफिनेशन को। ठीक है। अच्छा, एक बात और, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कितना है 1.54 एंगस्ट्रम, डबल बॉन्ड का 1.34 एंगस्ट्रम यूनिट। तो यहाँ पर पार्शियल डबल है, सिंगल से डबल नहीं है और मतलब ना तो डबल है ना सिंगल है, तो बॉन्ड लेंथ भी दोनों के बीच में होगा। तो यहाँ पर इसका बॉन्ड लेंथ कितना हो गया 1.39 एंगस्ट्रम यूनिट। देखिए डबल बॉन्ड का कम होना चाहिए तो इसका इससे कम है, आई डबल बॉन्ड नहीं है कंप्लीट तो डबल बॉन्ड से ज़्यादा है, सिंपल सी बात है। और अब यहाँ पे सारा बॉन्ड इक्वल भी हो गया तो रेजोनेंस के बेंजीन के प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो चलिए आप लोग इसको पहले लिखे थे इसे। चलिए तो अपना लोग अब सेकेंड डिफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं, न्यू डिफिनेशन की तरफ। ठीक है। तो देखिए न्यू डिफिनेशन यहाँ पे क्या कह रहा है, डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम, डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो डिफिनेशन याद करना तो बहुत आसान है, नहीं बस एक छोटा सा सेंटेंस है, इसको याद करना बहुत आसान है। लेकिन अगर समझे तो समझने के इन डिफिनेशन को समझने के लिए आपको यहाँ पर जो ये टर्म है वर्ड है डीलोकेलाइजेशन, इसको समझना पड़ेगा। फिर ये जो है पाई इलेक्ट्रॉन, इसको समझना पड़ेगा और इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम को समझना पड़ेगा। ठीक है। तो चलिए एक एक करके अपना लोग इस तीनों वर्ड को समझते हैं, तीनों टर्म को समझते हैं। पहला है डीलोकेलाइजेशन। डीलोकेलाइजेशन का मतलब होता है क्या चीज, मूवमेंट। क्या होता है मीनिंग इसका, मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह जाना। जैसे आप देखिए यहाँ पर डीलोकेलाइज और लोकेलाइज। लोकेलाइज का मतलब क्या होता है, लोकल बंदा जो एक ही जगह पे रहता हो, मतलब अपने ही गांव में रहता हो। और डीलोकेलाइज का मतलब हुआ जो एक जगह से दूसरे जगह जाता हो, जो एक जगह से दूसरे जगह मूव करता हो। ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा डीलोकेलाइजेशन का क्या मतलब होता है, मूवमेंट। और पाई इलेक्ट्रॉन सॉरी, पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है वो इलेक्ट्रॉन जो प्योर ऑर्बिटल में रहता हो, वो इलेक्ट्रॉन जो प्योर ऑर्बिटल में रहता हो। प्योर ऑर्बिटल कहने का मतलब है यहाँ पे अपना लोग किसको बोल रहे हैं, प्योर ऑर्बिटल ऑर्बिटल को, अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल को बोल रहे हैं। ठीक है। अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, क्या चीज, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। प्योर ऑर्बिटल कहने का मतलब अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में। ठीक है। और वहीं पर बात करें सिग्मा इलेक्ट्रॉन का, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल में। हाइब्रिड ऑर्बिटल कहने का मतलब हुआ sp3, sp2, sp। अनहाइब्रिड कहने का मतलब हुआ क्या चीज, sp, d, f, ये सब। ठीक है। चलिए तो यहाँ पर अपना लोग बात करेंगे सिंपल सा सेकेंड पीरियड के एलिमेंट के लिए, ज़्यादा अपना लोग को आगे नहीं जाना है, बस sp3 मतलब सेकेंड पीरियड। और एक बात आप और जानते हैं कि सेकेंड पीरियड में कितना ऑर्बिटल होता है। सेकेंड पीरियड, ध्यान दीजिएगा बातों पे, सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट है उसके वैलेंस सेल में, सबसे बाहर वाला सेल में कितना ऑर्बिटल होता है, तो 4 ऑर्बिटल होता है। ठीक है। तो ये सब बात आपके लिए नॉर्मल होगा, आप लोग जानते होंगे। तो चलिए अब यहाँ पे समझते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में रहता है, जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में रहता है। ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में रहता है। और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में रहता है कौन कौन इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिएगा, कौन कौन इलेक्ट्रॉन रहता है अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में, तो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, और कौन रहता है, नेगेटिव चार्ज, और कौन रहता है, पॉजिटिव चार्ज, और कौन रहता है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसको अपना लोग क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल। ठीक है। क्या चीज, फ्री रेडिकल या फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो ये सब कहाँ रहता है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में। तो आप लोग कभी भी कंफ्यूजन में नहीं आइएगा। पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब लॉन पेयर, नेगेटिव चार्ज, यही सब होता है। और ये सब कहाँ रहता है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में।
तो चलिए अब लास्ट टर्म है कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कॉन्जुगेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है? कॉन्जुगेटेड सिस्टम का मतलब होता है क्या चीज? प्रेजेंस ऑफ पैरेलल ऑर्बिटल। प्रेजेंस ऑफ पैरेलल ऑर्बिटल। तो चलिए लिख लीजिए इसको, प्रेजेंस ऑफ पैरेलल। और अपना लोग सेकेंड पीरियड के एलिमेंट का ही बात करेंगे तो प्रेजेंस ऑफ पैरेलल पी ऑर्बिटल। प्रेजेंस ऑफ पैरेलल पी ऑर्बिटल। इसको थोड़ा सा समझते। पैरेलल पी ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा इस तरह से। पी ऑर्बिटल का शेप क्या होता है बताइए? डम्बेल होता है। तो चलिए पी ऑर्बिटल का शेप डम्बेल। तो ये है पैरेलल पी ऑर्बिटल। क्या हुआ? ये पैरेलल पी ऑर्बिटल हुआ। और एक बात और, पैरेलल इसलिए पैरेलल है तो क्या यहाँ पे फायदा है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा सकता है, या फिर यहाँ से यहाँ पे जा सकता है, या फिर यहाँ से यहाँ जा सकता है। मतलब इसी को बोलते हैं क्या चीज? पैरेलल पी ऑर्बिटल। ठीक है, चलिए ये बात तो आपको समझ में आ गया। और इसको और भी बढ़िया तरीका से आपको समझाएंगे। ये हुआ पैरेलल। और अगर वहीं पर बात करें, ठीक है, यहां पर ये क्या है? ये पैरेलल है। क्या है? ये पैरेलल। लेकिन अगर हम यहां पे बात कर दे इस ऑर्बिटल और इस ऑर्बिटल का, तो ये पैरेलल नहीं है। यहां पर इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग नहीं होगा, यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग नहीं होगा, लेकिन यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होगा, क्योंकि ये पैरेलल है, ये पैरेलल नहीं है। चलिए आपको एक अपना प्यारा सा कंपाउंड लेके समझाते हैं। और प्यारा सा कंपाउंड का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, नहीं? यस, बेंजीन का एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं। तो चलिए समझिए। यहाँ पे जैसे अपना लोग बात करते हैं बेंजीन का, तो बेंजीन का ये स्ट्रक्चर। और आपको क्या बोले थे कि देखिए बेंजीन का एक स्ट्रक्चर ये है, और आपको भी पता है कि ये स्ट्रक्चर बेंजीन के सारे प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो क्योंकि अपना लोग जानते हैं कि बेंजीन में जो बॉन्ड लेंथ होता है कार्बन कार्बन बीच का, वो क्या होता है? इक्वल होता है। सारा बॉन्ड क्या होता है? इक्वल होता है इसमें। ठीक है, तो इसमें इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए अपना लोग को दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर चाहिए। तो यहां पर एक दूसरा स्ट्रक्चर जो होगा, जो ये तो पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुआ, और एक दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है उसको अपना लोग कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो उसी लिए अपना लोग के पास कॉन्सेप्ट क्या आया? डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो अपना लोग यहाँ पर इस, जैसे यहाँ पे ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन। इसको क्या बोलते हैं? पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है उसको पाई इलेक्ट्रॉन। तो पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? डीलोकेलाइज हो जाता है, एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है। ठीक है, और जैसे ही ये डीलोकेलाइज होगा तो अपना लोग क्या बना लेंगे? इससे अपना लोग दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। कैसे? तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये पाई बॉन्ड यहां से यहां आया, ठीक है, ये पाई बॉन्ड यहां से यहां आया, और ये पाई बॉन्ड यहां से यहां चला गया। देखिए दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। ये फर्स्ट, ये सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और इन दोनों के कंट्रीब्यूशन से अपने लोग क्या बना लिया? रेजोनेंस हाइब्रिड। तो अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे ऑर्बिटल डायग्राम इसका आपको समझाने का कोशिश करते हैं। तो उससे पहले आप इसको थोड़ा सा लिख लीजिए। तो वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए तो इसका ऑर्बिटल डायग्राम समझते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए ध्यान से कि ये बेंजीन, बेंजीन का ये देख रहे हैं, जैसे ये खा रहा था तो इसको बस ऐसे कर दिया है। बेंजीन का ये पहला स्ट्रक्चर, ये दूसरा स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे अपना लोग अब ऑर्बिटल बनाने का कोशिश करते हैं, पैरेलल रहना चाहिए। और ये ऐसे नहीं है, इसको आप लोग ऐसे समझिए, ऐसे ऐसे फिर ऐसे। मतलब अभी बेंजीन कैसे दिखा रहे हैं आपको पता है? ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। ठीक है, ये
ऐसे इसको बस ऐसे कर देते, ऐसे हो गया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, एक कार्बन यहाँ, फिर 2 कार्बन, फिर 2 कार्बन, फिर 1 कार्बन, इस तरह से। तो ये यहाँ पे एक ये पैरेलल हो गया, फिर ये p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल, ठीक है। p थोड़ा बढ़िया से तो बना ले। चलिए इसमें भी अगर बात करें तो ये क्या है, p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, नहीं। चलिए तो अगर यहाँ पे अपना लोग जैसे ये देख रहे हैं, ठीक है, इसके नीचे में ये स्ट्रक्चर देख लेते हैं, बना लेते हैं एक बेंजीन का स्ट्रक्चर ताकि समझाने में आसान हो। चलिए तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये पाई इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब यहाँ पर ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, जिससे पाई इलेक्ट्रॉन बना है, पाई बॉन्ड बना है, इसका मतलब वो इसके बीच में है। मतलब इस p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, एक ऑर्बिटल इस p ऑर्बिटल में है, और दोनों के बीच यहाँ पे बॉन्ड बन गया है। दूसरा आपको पाई बॉन्ड यहाँ पे दिख रहा है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, तो इसके बीच में ये पाई बॉन्ड बना है, तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच में यहाँ पे क्या हुआ, पाई बॉन्ड बन गया है। अच्छा, एक पाई बॉन्ड आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है। यहाँ पर भी पाई बॉन्ड बना है, तो वो आपको इसमें दिख रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इस p ऑर्बिटल में, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, और ये दोनों में पाई बॉन्ड बन गया है। अब क्या बोल रहे हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन के शिफ्टिंग से बनता है, पाई इलेक्ट्रॉन की डिलोकलाइजेशन दूसरा स्ट्रक्चर बनता है, पाई इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से दूसरा स्ट्रक्चर बनता है। तो अब इस पाई इलेक्ट्रॉन को मूव करना पड़ेगा। कहने का मतलब जो इसके बीच में बना था, अब क्या होगा, ये मूव करके इसके बीच में आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ जाएगा, जैसे ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन। ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या होगा, यहाँ पर एक इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है सॉरी, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में है, तो इस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन आ जाएगा ये इलेक्ट्रॉन तो इसी के पास है, मतलब समझिए इसके पास है, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, तो इसके बीच में बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा कि इसमें तो पहले से इलेक्ट्रॉन था, तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो फिर इसके बीच में बनेगा। इसके पास ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो फिर इसके बीच में बॉन्ड बनेगा। मतलब इस तरह से डिलोकलाइज होता है। तो सिंपल सा बात आप ये समझ कि ये इलेक्ट्रॉन बस इसमें घूमते रहता है, ऑर्बिटल में क्या होता है, घूमते रहता है, और इस घूमते रहने का ये दूसरा स्ट्रक्चर है, ठीक है। क्या होता है सिंपल, ये जो p ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है, घूमते रहता है, ठीक है। जैसे ये रिंग जो था, तो रिंग के पैरेलल में p ऑर्बिटल था, तो p ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, इसीलिए अपना लोग क्या करते हैं, सिंपल जो हाइब्रिड बनाते हैं उसमें सर्कल कर देते हैं। तो ध्यान दीजिए, अब हमेशा अपना लोग तो ये ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे नहीं, और बनाना उतना सिंपल है भी नहीं, आपको भी हार्ड लग रहा होगा कि ये सर क्या बता रहे हैं। तो इन सब से बचने के लिए जो अपना लोग कॉन्जुगेटेड सिस्टम को समझने के लिए बस एक सिंपल सा ट्रिक है, उस ट्रिक को आप लोग याद रखिएगा, आपको ये सब बनाने का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। कहीं पर भी आएगा कॉन्जुगेटेड सिस्टम तो तुरंत देख के बता दीजिएगा कॉन्जुगेटेड सिस्टम है या फिर नहीं है। अपना लोग को ये पैरेलल p ऑर्बिटल देखना भी नहीं पड़ेगा। तो चलिए उसको देखते हैं। तो इसको लिखना है तो लिखिए, तो इसे वीडियो को पॉज कर लीजिए। और इस बात को आपको आगे भी समझाएंगे, तो बस अभी थोड़ा सा डायरेक्ट कॉन्जुगेटेड सिस्टम ये बता देते हैं। कॉन्जुगेटेड सिस्टम, इसको समझने के लिए आपको क्या कर लेना है, अभी बस समझिए, ट्रिक है ये, आगे तो इसको समझाएंगे। ए, ठीक है, डबल बॉन्ड बी होगा, और सी पर क्या होगा, पाई बॉन्ड हो सकता, डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, निगेटिव चार्ज हो सकता है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, फ्री इलेक्ट्रॉन हो सकता है, लोन पेयर हो सकता है। ये तो पहला हुआ। दूसरा क्या हो सकता है कि ए पर डबल बॉन्ड, या ऐसे समझिए, ए पर क्या हो सकता है, निगेटिव चार्ज हो सकता है या फिर लोन पेयर हो सकता है। ए पर क्या हो सकता है, निगेटिव चार्ज या लोन पेयर हो सकता है। और वहीं पर बात करें बी पर, तो बी पर पॉजिटिव चार्ज या फिर वैकेंट
वैकेंट ऑर्बिटल हो सकता है। तो ये दो कंडीशन अगर आएगा तो हम समझेंगे क्या चीज़, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। क्या बोले, ये दो कंडीशन आएगा तो क्या समझेंगे, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। ये बात आपको फिर एक बार समझाएंगे, तो इसको अभी छोड़ दीजिए। और अब अपना लोग आते हैं कंडीशन फॉर रेजोनेंस। रेजोनेंस होने के लिए जो कंडीशन का जरूरत पड़ता है वो सब कंडीशन को अपना लोग समझेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको अभी लिख लीजिए फिलहाल। चलिए तो अपना लोग अब कंडीशन फॉर रेजोनेंस की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रेजोनेंस होने के लिए इस पांचों कंडीशन का पूरा होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो अभी अपना लोग सबसे पहले थर्ड कंडीशन को समझेंगे। ठीक है, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। तो चलिए अपना लोग थर्ड कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं। तो थर्ड कंडीशन को एक एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो ये साइन है, ये साइन क्या चीज़ का है, ये रेजोनेंस का साइन है, जो कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर CH3, यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर O, वहाँ पे OH, जहाँ पर यहाँ पे O है वहीं पर यहाँ पर क्या है, O और H है, और यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर CH2 है। तो इन दोनों स्ट्रक्चर में आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ जहाँ CH3 है वहीं पर यहाँ क्या है, CH2 है। मतलब कि यहाँ से एक H जो है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है O के पास आ गया है। ठीक है, यहाँ पर एक H का शिफ्टिंग हुआ है और पाई बॉन्ड जो है यहाँ से यहाँ आ गया है। तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर क्या चीज का शिफ्टिंग हुआ है, एटम का शिफ्टिंग हुआ है। ठीक है, जो कि अपना थर्ड कंडीशन को वायलेट कर रहा है। थर्ड कंडीशन क्या बोल रहा है कि एटॉमिक अरेंजमेंट चेंज इज नॉट अलाउड। रेजोनेंस होने के लिए वहां पर एटम का चेंज नहीं होना चाहिए, एटम का अरेंजमेंट नहीं होना चाहिए, एटम का शिफ्टिंग नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अपना लोग क्या कर रहे हैं, एटम का शिफ्टिंग कर रहे हैं। तो ये चीज क्या होगा, गलत होगा, ये अलाउड रेजोनेंस में नहीं है। रेजोनेंस में कभी भी अपना लोग एटम का अरेंजमेंट नहीं करेंगे, एटम का शिफ्टिंग नहीं करेंगे, जो एटम जहां है वही रहेगा। इस बात को आप समझ रहे हैं। तो क्या अलाउड है भाई, यहां पर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट चेंज अलाउड है। यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट, इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अलाउड है। ठीक है, तो चलिए दूसरा एग्जांपल एक और लेते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH2 पे माइनस चार्ज। ठीक है, क्या देख रहे हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 पे माइनस चार्ज, और क्या कर दें, CH3 CO पर माइनस और यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2। अच्छा, अब इन दोनों को आप देखिए तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर CH3, यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर कार्बन कार्बन, CH2 O। क्या एटम का मूवमेंट हुआ है, एटम का शिफ्टिंग हुआ है, एटम का अरेंजमेंट हुआ है? नहीं, एटम का अरेंजमेंट नहीं हुआ है। चलिए क्या चीज का अरेंजमेंट हुआ है, तो उस चीज को देखते हैं। यहाँ पे पाई बॉन्ड है, यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं है, यहाँ से जो पाई बॉन्ड यहाँ पे आ गया है, देख रहे हैं, यहाँ से ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आ गया है, आया है ना। या फिर आप ऐसे समझिए कि ये निगेटिव चार्ज यहाँ से यहाँ पे पहुँच गया, ये निगेटिव चार्ज यहाँ से यहाँ पहुँच गया, मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ है। क्या चीज़ का मूवमेंट हुआ है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ है। ठीक है, तो चलिए इस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को थोड़ा सा अपना लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट यहाँ से यहाँ कैसे हुआ है। तो चलिए इसी एग्जाम्पल को एक बार फिर से लिखते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 माइनस।
अच्छा, एक बात तो अपना लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन किधर से किधर मूव करता है, जिधर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज़्यादा होता है उधर से कम की तरफ मूव करता है इलेक्ट्रॉन। ये बात तो आपको पता है। तो देखिए यहाँ पर निगेटिव चार्ज, यहाँ पे पाई बॉन्ड, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, दोनों पे ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। ये क्योंकि ये खुला हुआ चार्ज है, पाई बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बंधा हुआ होता है और ये खुला हुआ है। तो अब क्या होगा, अच्छा निगेटिव चार्ज का आप मतलब क्या समझते हैं? निगेटिव चार्ज का मतलब होता है यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन का और दूसरा इलेक्ट्रॉन है कि दूसरा इलेक्ट्रॉन जो ये लिया है किसी दूसरे से, जिस वजह से इस पर निगेटिव चार्ज आ गया है, जिस वजह से इस पर निगेटिव चार्ज आ गया है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन वो है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन तो इसका खुद का है और दूसरा इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे से लिया जिस वजह से इस पर निगेटिव चार्ज आ गया। ये बात आपको समझ में आया? तो अब क्या होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन तो अपने पास रख रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर था उस इलेक्ट्रॉन को ये इसको दे रहा है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करते 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 इस कार्बन के पास पहुंच गया है, ठीक है। अच्छा एक बात और, यहाँ पर क्या था, निगेटिव चार्ज था, ये दूसरे को दिया है और देने वाला पे पॉजिटिव चार्ज आता है, लेने वाला पे निगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव तो कैंसिल हो गया है। अब दूसरा, अब थोड़ा सा बात समझिएगा, यहाँ पर ये इसको दे रहा है, लेकिन अब एक बात समझिए, इसके पास पहले से 4 बॉन्ड है, देख लीजिए, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड। तो अब ये लेगा और लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको अपने इलेक्ट्रॉन को बाहर भेजना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपके घर में मेहमान आया हुआ है और आपके पास जितना भी रूम है सारा रूम अपने ही फैमिली से फुलफिल है, जो आपके यहाँ जो मेंबर है वो क्या क्या सारे रूम को फुलफिल कर लिया है। तो अब क्या होगा कि अगर आपके यहाँ कोई मेहमान आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके घर में जो मेंबर है उसमें से किसी न किसी को बाहर जाना पड़ेगा, ठीक है, किसी न किसी को बाहर जाना पड़ेगा। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पर कि ये बाहर से इलेक्ट्रॉन जो लिया है, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन जो ये कार्बन ले रहा है, तो इसके लिए इसके घर में जगह नहीं है, इसका कोई भी ऑर्बिटल खाली नहीं है, तो इसका अपना इलेक्ट्रॉन जो है जो बाहर जाना चाह रहा है उसको ये क्या करेगा, दे देगा, बाहर भेज देगा। आपको कैसे पता चला कि बाहर जाना चाह रहा है ये इलेक्ट्रॉन? क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो ये इसको खींच भी तो रहा है ना, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट में आप पढ़ चुके हैं। तो ये चलिए ध्यान दीजिए, ये इलेक्ट्रॉन बाहर जाना चाह रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर चला जाएगा। इस ऑक्सीजन के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब एक बात और, ये कार्बन इसको इलेक्ट्रॉन दिया है तो इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये कार्बन से ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लिया है तो इस पर आ गया निगेटिव चार्ज। अब इस कार्बन पर पहले था निगेटिव, अब बाद में ये दे दिया तो आया पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल आउट हो गया, ये न्यूट्रल हो गया। अच्छा अब ये बॉन्ड तो बन गया क्योंकि अब इसका कार्बन इलेक्ट्रॉन ये रख लिया, ये कार्बन, ठीक है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो ऑक्सीजन पे आ गया निगेटिव चार्ज। ये बात आपको समझ में आया? ये निगेटिव चार्ज का मतलब यहाँ पे क्या है, इस निगेटिव चार्ज का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का। ये बात आपको समझ में आया? तो ये देखिए, ये बल्ला बन गया। अच्छा सिंपल आप याद रखिए कि यहाँ से जो ये इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ गया और इसका 4 बॉन्ड पूरा है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, सिंपल है। देखिए क्या बोले कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, इसके पास 4 बॉन्ड पूरा है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया मतलब पाई बॉन्ड बना, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया मतलब यहाँ पे निगेटिव चार्ज है। सिंपल है, इतना कुछ आपको नहीं सोचना, बस आपको समझाने के लिए इतना कर रहे थे। तो चलिए अपना लोग तीसरा समझ लिए हैं, तो अब इस एग्जाम्पल को आप तेज से नोट कीजिए, ठीक है, और फिर चौथा समझते हैं। चलिए तो अपना लोग आप चौथा समझते हैं। चौथा समझने के लिए फिर से अपना लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है।
चलिए, तो अब अपना लोग समझते हैं। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि देखिए दोनों में आपको कुछ ज़्यादा चेंजिंग तो नहीं है। यहाँ पर ये साइकिल, यहाँ पर भी साइकिल, यहाँ पे पाई बॉन्ड, यहाँ पर भी पाई बॉन्ड, यहाँ पे n के जगह पे p है, यहाँ पर n के जगह पे p है, बाकी सब कुछ सेम दिख रहा है। तो हम किताब क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, किताब क्या कह रहा है कि ये सही नहीं है और ये सही है। तो उसी बात को अपना लोग समझते हैं कि ये सही क्यों नहीं है और ये क्यों सही है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर क्या हुआ है, पहले तो उस बात को समझिए। ठीक है, क्या हुआ है पहले उस बात को समझते हैं। तो ये उस बात को समझने के लिए क्या करते हैं, इसको पहले बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यही है ना, ये वाला स्ट्रक्चर ये है। यहाँ पर हुआ क्या है उस बात को समझिए। तो यहाँ पर जो ये पाई बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड में इस कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन है और इस कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अच्छा, अब क्या हुआ है कि ये कार्बन क्या किया है, अपना इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन क्या किया है, यहाँ से इसको दे दिया है, इस नाइट्रोजन को दे दिया है। ठीक है, क्या किया है, इस नाइट्रोजन को दे दिया है। तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से यहाँ पर पहुँच गया है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन इसी कार्बन के पास है और इन दोनों के बीच में ये डबल बॉन्ड बन गया है। तो देखिए, तो क्या ये वही आपको दिख रहा है, यही दिख रहा है। और एक बात, ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन को दिया है, तो ये देने वाला पे प्लस चार्ज, और ये नाइट्रोजन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन लिया है, तो लेने वाला पे माइनस चार्ज। क्या, कौन सा चार्ज, माइनस चार्ज। तो प्लस माइनस क्या हो गया, गायब हो गया। तो देखिए, क्या ये दिख रहा है। ठीक है, चलिए अब दूसरा समझते हैं। वहीं पर अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर ये देखिए, ध्यान से देखिएगा आप, PH3 यहाँ पे ये, यहाँ और यहाँ पर प्लस चार्ज, फास्फोरस पर प्लस चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही कहानी हुआ है। इस पाई बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का। ठीक है, और ये क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन इस फास्फोरस को दिया है, तो ये दिया है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन लिया है तो इस पर नेगेटिव चार्ज, प्लस माइनस हो गया न्यूट्रल, और ये इसके बीच में बॉन्ड बन गया। तो वही यहाँ पर हुआ है। अब बात आता है कि ये जो अपना लोग कर दिए हैं, क्या ये संभव है, नहीं, ये बनना संभव नहीं है, लेकिन ये बनना संभव है। तो ये बनना संभव है, ये बनना संभव नहीं है। चलिए, ये बात तो आपको समझ में आ गया। अच्छा, यहाँ पर कोई एटम का अरेंजमेंट हुआ है, नहीं, PH3 PH3, यहाँ पे कार्बन 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 कार्बन। ठीक है, सेम यहाँ पर एटम का कहीं पर भी अरेंजमेंट नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ इस पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग हुआ। पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ पहुँच गया, ये पाई बॉन्ड क्या हुआ है, यहाँ से यहाँ पहुँच गया है। ठीक है, सिंपल सा ऐसा हुआ है। तो अब ध्यान दीजिए, बस फर्क क्या कि ये नहीं बनेगा और ये बनेगा। तो अब बात आता है कि ये क्यों नहीं बनेगा, इसका फॉर्मेशन क्यों नहीं होगा, तो उस बात को अपना लोग समझते हैं। ठीक है, चलिए, तो होता क्या है कि यहाँ पर है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन वो क्या है, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। ठीक है, और सेकेंड पीरियड में 4 ऑर्बिटल होता है। कितना ऑर्बिटल होता है, 4 ही ऑर्बिटल्स होता है, और 4 ऑर्बिटल का मतलब होता है मैक्सिमम 4 बॉन्ड। ठीक है, 4 ऑर्बिटल का मतलब मैक्सिमम 4 बॉन्ड। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 बॉन्ड और 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के बीच में, यहाँ पर 4 बॉन्ड बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए तो 5 बॉन्ड हो गया। कितना बॉन्ड हो गया है, 5 बॉन्ड, जो कि संभव नहीं है। ये बात आपको समझ में आया। अच्छा, वहीं पर बात करें फास्फोरस, तो फास्फोरस सेकेंड पीरियड का एलिमेंट नहीं है, ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। और थर्ड पीरियड में क्या होता है,
फास्फोरस के पास जो है वो क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है। क्या है इसके पास, वैकेंट डी ऑर्बिटल है। किसके पास, फास्फोरस के पास। ठीक है, तो फास्फोरस क्या करेगा, आपने इसके पास जो डी ऑर्बिटल खाली है उसमें इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ले लेगा ये। तो यहाँ पर 5 बॉन्ड बनना संभव है, लेकिन यहाँ पर 5 बॉन्ड बनना संभव नहीं है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसका मतलब ये प्रॉपर लेविस स्ट्रक्चर नहीं है। आप पढ़िए नहीं, ये क्या बोल रहा है, ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मस्ट बी प्रॉपर लेविस स्ट्रक्चर। प्रॉपर लेविस स्ट्रक्चर होना चाहिए, लेकिन ये जो बन रहा है N 5 बॉन्ड जो यहाँ पे बना रहा है नाइट्रोजन, ये प्रॉपर लेविस स्ट्रक्चर नहीं है। और आप जानते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सवाल भी आता है कि NCl3, ध्यान दीजिएगा बात पे, NCl3 एग्जिस्ट करता है, लेकिन NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन PCl3 भी एग्जिस्ट करता है और PCl5 भी एग्जिस्ट करता है। तो ऐसा सवाल आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऐसा सवाल आता है, एग्जाम सब में ऐसा सवाल आता है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलिए अपना अभी लास्ट जो है इसको समझते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको आप पहले लिखिए थे इसे। चलिए तो आप 5वां पॉइंट समझते हैं। 5वां पॉइंट समझने के लिए अपना लोग एक एग्जाम्पल लिए यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए ये साइन तो आप लोग पता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में होता है। तो यहाँ पर एक और बना रहे हैं, और इस पर माइनस, इस पर प्लस, और यहाँ पर डबल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पर भी बना रहे हैं माइनस प्लस, यहाँ पे डबल बॉन्ड, फ्री रेडिकल, फ्री। देखिए ये कैसे बना रहे हैं, अभी ये चीज आपको नहीं समझना है। आपको अभी समझना है, जो समझा रहे हैं बस उतना आप समझिए। ये चीज बनाने के लिए आपको बिल्कुल सिखाएंगे, और बहुत सारा एग्जांपल से सिखाएंगे। ठीक है, तो अभी बस ये आप क्या समझा रहे हैं यहाँ पे, आप बस वो समझना चाहिए, समझना शुरू कीजिए। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मस्ट बी सेम। ये रेजोनेंस का कंडीशन है कि जितना भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बनाइएगा उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, मस्ट बी सेम। ठीक है, तो चलिए इस बात को यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पर जो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बनाए हैं, तो इसमें देखिए क्या ये इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, ये तो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर ये निगेटिव चार्ज है, और निगेटिव चार्ज में आप जानते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पर भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर इस स्ट्रक्चर में बात करें तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्या ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसका मतलब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, ये और ये है, मतलब ये और ये 5वां कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, ये 5वां कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। हाँ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या नहीं है वो बात की बात है। क्यों, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होने के लिए 5 कंडीशन पूरा करना पड़ता है। तो ये 5वां कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। चलिए, अच्छा कोई विद्यार्थी ऐसा कह सकता है कि सर देखिए एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये, दूसरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये, दोनों मिलकर पेयर्ड हो गया। तो भाई साहब आप ध्यान दीजिए, मान लीजिए आप मार्केट में कोई आंटी जी उधर जा रही है, कोई अंकल जी इधर जा रहे हैं, दोनों को आप पेयर बना दोगे क्या? नहीं ना, ऐसा तो संभव नहीं है। तो चलिए, तो अब अपना लोग एक चीज़ और समझते कि यहाँ पर ये हुआ कैसे, ये कैसे हुआ होगा। ठीक है, तो बस अभी जो दिखा रहे हैं आप देखिएगा, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। तो हुआ क्या होगा कि यहाँ पर जो ये पाई इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है ना। अब क्या हो रहा है कि ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, तो ये यहाँ रखे कि यहाँ रखे, क्या फर्क पड़ता है? नहीं। तो चलिए अभी फिलहाल यहाँ पे रहने दीजिए। अब क्या कर रहा है कि ये कार्बन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, किसको? इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है, या फिर आप अगर इसको यहाँ तक नहीं पहुँचा पा रहे, इतना चाह रहे कि इतना बड़का एरो हम नहीं डालें, तो आप सिंपल बोलो कि ये इसको दे रहा है, लेकिन इसके पास तो अभी कोई जगह खाली ही नहीं है। यहाँ पर ये लिखने का मतलब ये थोड़ा है कि सिंपल ऐसा है कि यहाँ पे 3 बॉन्ड है, नहीं, यहाँ पे 4 बॉन्ड है, यहाँ पर भी 4 बॉन्ड है, यहाँ पर भी 4 बॉन्ड है, यहाँ पर भी 4 बॉन्ड है। बोलो कैसे? तो यहाँ पर देखो 2 बॉन्ड और 2 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड 1 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड 1 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड 2 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है यहाँ पे,
तो यहाँ पर देखो 4 बॉन्ड तो पहले से पूरा है, तो ये इलेक्ट्रॉन तो ये लेगा नहीं, तो क्या करेगा ये इलेक्ट्रॉन लेके इसको पहुँचा देगा, यहाँ से इसको ट्रांसफ़र कर देगा। तो हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र यहाँ से यहाँ कर दे रहे हैं। अब इसके पास भी खाली जगह नहीं है, तो ये भी क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन जो इसका है, इसका इलेक्ट्रॉन जो है ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस कार्बन को दे देगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा कि ये ऐसे है, चलिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ, इसका जो ये इलेक्ट्रॉन ये यहाँ रहे या यहाँ रहे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। और इसका ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच गया, इसका इलेक्ट्रॉन तो इसके पास है ही, तो ध्यान दें ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया, ये इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पर आया पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर देखिए ये पाई बॉन्ड बन गया, और ये इलेक्ट्रॉन ये लिया तो इस पर आया निगेटिव चार्ज। तो सिंपल है, ये बन गया। और जब आपको ये समझ गए तो ये भी आप समझ ही गए। तो अब बस ये समझना जरूरी है, ये वाला। तो ये वाला समझिए आप कैसे हुआ होगा, इसी से बना है, यही चीज़ यहाँ पे लिखे और इसी से ये बना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है दोनों का है, यहाँ पर भी क्या है, तो यहाँ पर ये क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। तो अब ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन इस साइड जो था इसके बीच में वो यहाँ पे आ गया। अब इसके बीच में बन गया, ये फ्री इलेक्ट्रॉन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन, इस तरह से यहाँ पे ये बनाए हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि ये कैसे बना है, वो बात तो समझ में आया। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर ये और ये तो ठीक है, अभी लग रहा है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और है भी एक्चुअल में, और ये वाला नहीं है, ठीक है, ये नहीं है। तो आपको ये पांचों समझ, ये 3, 4 और 5 समझ में आया। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। बाकी जो ये 2 है, फर्स्ट और सेकेंड, इसको अपना लोग अगले लेक्चर में समझेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।